स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी बर्ने कन्वेंशन की। आज हम पढ़ेंगे वर्क्स एलिजिबल टू सीक प्रोटेक्शन। किसी भी रूप या प्रकार में व्यक्त किया गया साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक क्षेत्र से संबंधित मूल रचना या कृति या उत्पादन संरक्षण के लिए पात्र है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। फिर इसके अलावा किसी भी पहले से अस्तित्व में रहने वाले कार्य पर आधारित व्युत्पन्न कार्य उसी प्रकार के संरक्षण के लिए पात्र होंगे जिसके लिए मूल कार्य है। कोई भी सदस्य देश ऐसे अनपब्लिश्ड कार्य को भी संरक्षण दे सकता है जिसके लेखक के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि संरक्षण का समय काल कार्य की प्रकृति के अनुसार निश्चित होता है, यानी कि जैसा हमारा लेखन होगा वैसा ही हमें संरक्षण प्राप्त होगा। बर्ने कन्वेंशन के अनुसार हमारे में पता है जो टाइम पीरियड की लिमिट है वो कितनी है, 50 ईयर्स है। लेकिन कुछ कंट्रीज में यही जो लिमिट है ये 70 ईयर्स कर दी गई है। फोटोग्राफी और अप्लाइड आर्ट्स जो है इनके लिए जो अवधि है वो हाफ है, यानी कि 25 ईयर्स है। देन है पर्सन्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि अप्लाई करने के लिए, संरक्षण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम उसकी योग्यता देखते हैं और योग्यता के लिए दो कंडीशंस लागू होती हैं। पहला है प्रकाशित तथा अप्रकाशित कार्यों के लेखक यदि वे किसी सदस्य देश के मूल निवासी हैं या मूल रेजिडेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे नेशनलिज्म और रेजिडेंसी दोनों देखे जा रहे हैं। यदि वे किसी सदस्य देश के निवासी या मूल निवासी नहीं है तो सर्वप्रथम अपने कार्य का प्रकाशन हमने किसी एक देश में कराना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है वो पर्टिकुलर जो भी हमारी कमेटी है बर्ने कन्वेंशन के अनुसार जितने भी सदस्य देश हैं उनका अगर वो सदस्य देश नहीं है तो उन्हें उन देशों में से किसी एक देश में अपना जो प्रकाशन है वो कराना होगा। उसके बाद ही उसे प्रोटेक्शन राइट्स मिल पाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉपीराइट रिलेटेड विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि जो भी नए सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो कंप्यूटर्स में इजाद किए जा रहे हैं और उनको लागू किया जा रहा है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, उसमें भी इसके अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और उसके अनुसार कॉपीराइट एक्ट 1957 के जो लिटरेरी वर्क है उसमें सम्मिलित हो जाती है। और क्योंकि कंप्यूटर जो प्रोग्राम है वो दूसरे लिटरेरी वर्क की तरह ही क्या है, एक इंटेलेक्चुअल स्किल का पार्ट है, यानी कि वो भी अगर नया सॉफ्टवेयर या नई एप्लीकेशन हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हमारा उतना ही इंटेलेक्चुअल पावर या स्किल जो है वो लग रहा है और उतना ही टाइम लग रहा है, उतना ही बौद्धिक कौशल उसमें यूज हो रहा है, इसलिए वो भी क्या है, एक तरीके से इंटेलेक्चुअल स्किल का ही एक उत्पाद है। तो सॉफ्टवेयर के निरंतर बढ़ते हुए उपयोग के कारण जहां एक और कॉपीराइट के लागू करने की आवश्यकता हुई, वहीं दूसरी ओर इसकी नकल करके कॉपीराइट रखने वाले व्यक्ति की अथॉरिटी प्राप्त किए बिना अन्य व्यक्तियों को धन देकर लाभ कमाने की प्रथा चालू हो गई, जिसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। यानी कि हमने कई बार जैसा देखा होगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हैकिंग सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से हैक कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है जहाँ पे उसके सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन के अंदर ही दूसरी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है बिना किसी इंटरेस्ट के, और उससे ही बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। यानी कि जो नकल करते हैं या फिर अपना यूज देखने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को ऑपरेट करते हैं। और सॉफ्टवेयर के जो स्वामी हैं उनको कॉपीराइट नियम के अंतर्गत सॉफ्टवेयर पायरेसी के कारण अपने हितों का किस इंटरेस्ट की सुरक्षा संबंधी समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, तो इसके लिए क्या किया गया, जो हमारा 1994 का जो अमेंडमेंट एक्ट था कॉपीराइट का, उसमें ये इस समस्या का प्रावधान किया गया था। देन बात आती है सेम जो हमने बात की थी कि अगर पायरेसी या उल्लंघन होता है अगर कॉपीराइट्स का, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो हमारा इंडियन कॉपीराइट एक्ट है 1957। इसके अनुसार अगर साहित्यिक, ड्रामेटिक, गायन, कलात्मक कार्य का पुनरुत्पादन या दोहराए जाना या ऐसे कार्य का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन और अडेप्शन जो निम्न रूप से किया गया उसमें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी कि ये 3 केसेस है, इनमें हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे, बाकी हर केस में हम क्या करेंगे, उसका
इन्फ्रिजमेंट माना जाएगा। पहला है शिक्षा की प्रगति में अध्यापक या शिष्य द्वारा या किसी परीक्षा में उत्तर दिए जाने के लिए दिए गए प्रश्नों के रूप में या फिर प्रश्नों के उत्तर के रूप में। देन एक्सेप्शन ऑफ इन्फ्रिजमेंट, एक्सेप्शंस में है कलात्मक, साहित्यिक, ड्रामेटिक एंड गायन संबंधी क्रियाओं को निम्नलिखित रूप में प्रयोग, यानी कि व्यक्तिगत कार्य हो, वर्तमान समाचार हो, शोध कार्य हो, जनता में दिए गए भाषण की रिपोर्ट हो। इन केसेस में इन्फ्रिजमेंट नहीं माना जाएगा। अदालती कार्यवाही के लिए किसी कार्य की पुनरावृत्ति, साहित्यिक या ड्रामेटिक जो भी प्रकाशित है उसका जनता के सम्मुख दोहराया जाना, यानी कि जनता के सामने उस चीज को रिपीट होना। देन है साहित्यिक, ड्रामेटिक या ज्ञान संबंधी कार्य का कला प्रेमी संस्था द्वारा प्रदर्शन, जहाँ सुनने वाली ऑडियंस ने किसी भी रूप में कोई लाभ न लिया गया हो, या किसी धार्मिक संस्था के लाभ के लिए प्रदर्शन, यानी कि जो हम देखते हैं कई धार्मिक संस्था या जगह होती है जहाँ पे हम कोई अपना नया एक गायन है वो हम पेश करते हैं एज अ कला प्रेमी, एज अ एमेच्योर, तो वहां पे क्या है हम उसको इन्फ्रिजमेंट के एक्सेप्शंस में डालेंगे, ना कि उसका कॉपीराइट ऑफ इन्फ्रिजमेंट वो कहलाएगा। किसी भी समाचार पत्र या मैगजीन आदि में जो वर्तमान विषय पर लेखक की लेख की पुनरावृत्ति, यानी कि वापस उस चीज को उस मैगजीन या समाचार पत्र में दिया गया तो उस लेख पर उस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाने के लिए अपने अपवर्जी अधिकारों को उजागर किया गया है। आर्किटेक्चर संबंधी जो कार्य हैं उसमें भी उसका प्रदर्शन करना, वस्तु का या फोटो आदि खींचना, ये सब इन्फ्रिजमेंट के एक्सेप्शंस में आएंगे। देन जुडिशरी अथॉरिटी के आदेशों तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के कार्यों का प्रकाशन, ये भी क्या है हमारा एक्सेप्शंस में। अगर कोई बिल्डिंग किसी संबंधित कॉपीराइट के स्वामी की रजामंदी या लाइसेंस के आधार पर बनाई गई है तो उस इमारत के नक्शे तथा प्लान के अनुसार कोई दूसरी इमारत का बनाना, तो वो भी हमारा इन्फ्रिजमेंट में नहीं आएगा। अब है यूज ऑफ द वर्क विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड बाय द ओनर ऑफ राइट, यानी कि उस लेख का यूज करना जो कि उस ओनर ऑफ राइट्स, जो ओनर है उसके द्वारा ऑथराइज्ड नहीं किया गया। पहला है अध्यापन के उद्देश्य से किसी स्वामी की अधिकृति बनाए बिना उसके संरक्षित कार्य का उपयोग उदाहरणों या उदाहरणों के रूप में किया जा सकता है। सेकंड है समाचार पत्रों में सामयिक या आधुनिक घटनाएं संबंधित समाचारों तथा इसी प्रकार के लेखकों या अल्पकालिक रिकॉर्डिंग का प्रयोग स्वामी की अधिकृति के बिना किया जा सकता है। देन उसके बाद आते हैं डेरिवेटिव वर्क, ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके बर्ने कन्वेंशन इम्पोर्टेंट है, इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम। देन बात आती है लिमिटेशंस ऑफ प्रोटेक्शन थ्रू कॉपीराइट, ये भी आपके मेन टॉपिक है। पहला है लिमिटेशंस ऑफ टाइप 1, इसमें कई परिसीमा होती है जिसमें वर्क को कॉपीराइट संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता, यानी कि जो कोरियोग्राफी है, मूवमेंट्स हैं टेलीविजन टेप पर रिकॉर्ड किए गए, या फिर डांस नोटेशन है, वो सब किसमें है लिमिटेशंस में है। कुछ देशों में कानून के मूल पाठ टेक्स्ट जो है न्यायालय तथा प्रशासनिक आदेशों या फैसलों को भी कॉपीराइट संरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। देन लिमिटेशन टाइप 2 है, ये दो तरह की होती हैं। इसमें जो अधिकार संरक्षण अधिकारों है इससे मतलब होता है जो इनके कार्य करने के लिए साधारण रूप से अधिकारों के स्वामी की रजामंदी जरूरी होती है। पहला है वे सीमाएं जिनका संबंध उन कार्यों से होता है जिनको करने के लिए अधिकारों के स्वामी की अधिकृति या रजामंदी की आवश्यकता नहीं होती, न ही उस स्वामी को उस कार्य के लिए कंपनसेशन जो है वो एक तरीके से हम पैसे के रूप में भी कर सकते हैं। और जैसे कि कार्य का अध्ययन के उद्देश्य से उदाहरण देना या समाचार के रूप में प्रयोग करना, ये कार्य फ्री यूजेस कहलाते हैं। दूसरा है जिनका संबंध उन कार्यों से होता है जिनको करने के लिए अधिकारों के स्वामी से अधिकृति या रजामंदी प्राप्त करने की अनिवार्यता तो नहीं होती, परंतु उस स्वामी को उसके लिए
प्रतिभार या मुआवजा देने की आवश्यकता होती है। ये कार्य नॉन वॉलंटरी लाइसेंस के कार्य कहलाते हैं। अब है बर्ने कन्वेंशन और ट्रिप्स एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। पहला है कि बर्ने कन्वेंशन के अनुसार लेखक के नैतिक अधिकारों को भी सम्मिलित किया गया, इंक्लूड किया गया, लेकिन ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो नैतिक अधिकार है उनको इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि जो नैतिक अधिकार है वो ट्रेड से रिलेटेड नहीं माने जाते हैं। अब है ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है उसमें संरक्षण के कुछ अतिरिक्त नॉर्म्स को भी इंक्लूड किया है, जैसे नवीन प्रकार की जो क्रिएशन है, जैसे मूल डाटाबेस है या कंप्यूटर प्रोग्राम है आदि जो टेक्नोलॉजी है, और जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज के नवीन रूप जो है उनके किराया या लगान या माल गुजारी से प्राप्त जो आय का अधिकार है वो भी डिफरेंट है। अदर इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटेड विद कॉपीराइट कौन कौन सी है? वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी है जो कि डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हैं। और इसके बाद आते हैं आपके एडवांटेजेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम कॉपीराइट प्रोडक्शन। इसमें आपके एक एग्जाम्पल दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि हम कैसे एक संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं एक नया लेखन कार्य से या नया कोई भी क्रिएशन करके हम उसकी व्यवस्था के ऊपर कैसे अगर सिस्टमैटिक कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है आपको। आपका नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेडमार्क्स। पेटेंट्स और कॉपीराइट्स के बाद थर्ड जो आईपीआर में आपका टॉपिक आता है वो है ट्रेडमार्क्स। इसमें भी इसकी उद्देश्य बताए गए हैं, हिस्ट्री है, फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद हिस्ट्री है, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो बात करें अगर डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क की, ट्रेडमार्क होता क्या है। अब अगर इसे हम समझें एज अ लोकल लैंग्वेज में तो हमने देखा होगा कोका कोला या रेड कोक या फिर पेप्सी कोला या ब्लैक ड्रिंक, की अलग अलग नाम से दो शीतल पेय हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कि इंडिया में बेची जाती हैं। अब इनके जो व्यापारिक चिन्ह होते हैं उन्हें ट्रेडमार्क कहते हैं। जैसे उनके अक्षर जो हैं, उनके जो अंक हैं, डिजाइन है, संकेत है, जो यानी कि साइन होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, और जो सेवाएं जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं वो क्या है, अलग अलग रूप के हो सकते हैं क्योंकि कंपनी अलग अलग है। तो ये जो भी अक्षर, अंक, डिजाइन और संकेत और स्लोगन सर्विस की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं को ही ट्रेडमार्क्स कहते हैं। ट्रेडमार्क जो है वो उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला संचार या संदेश का एक साधन है। अभी ट्रेडमार्क हम क्यों यूज करते हैं? ट्रेडमार्क हम यूज करते हैं ताकि अगर कोई कंपनी है उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो, या फिर वो कंपनी नई या नई एक कंट्री में इस्टेब्लिश हो रही है, तो वो कैसे जन जन तक अपने प्रोडक्ट्स को के बारे में बता सकती है, कैसे उसका प्रमोशन करती है। तो उसके लिए कई कई चीज़ों को आधार बनाया जाता है जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ ज़्यादातर हम मीडिया भी यूज़ करते हैं। मीडिया में समाचार पत्र हुआ, टीवी हुआ, इन सब से हम क्या करते हैं, इनके इस्तेमाल, इनसे हम अपनी जो एड्स होती हैं, एडवर्टीजमेंट निकालते हैं इनमें, और हम बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, वो किस चीज़ के लिए है, क्या उसका उपयोग है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बताते हैं। ट्रेडमार्क्स जो है कि ऐसी बौद्धिक संपत्ति का क्षेत्र है जिसका मुख्य उद्देश्य संबंधित जो प्रोडक्ट है उसको संरक्षण प्रदान करना। यानी कि अगर कोई कंपनी का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उस प्रोडक्ट को संरक्षण प्रदान करना, ना कि
उस उत्पाद से संबंधित जो कि विचार है या अन्वेषण है उसको संरक्षण प्रदान करना। यहाँ पे जो ट्रेडमार्क की जो लिमिट है वो 10 इयर्स होती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, जबकि पेटेंट में ऐसा संभव नहीं है। अब यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए कि ट्रेडमार्क्स हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। दो तरीके के ट्रेडमार्क्स होते हैं, डिस्टिंक्टिव और डिसेप्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब जो इंटरप्राइज या जो उद्योग या जो हमारा इंडस्ट्रियल जो एक्सपर्टीज है उससे संबंधित एक वस्तु या सेवा का जो ट्रेडमार्क है तभी वो डिस्टिंक्टिव यानी कि विशिष्ट होगा जब उस उद्योग से संबंधित उस वस्तु या सेवा तथा अन्य उद्योगों से संबंधित उस वस्तु या सेवा के बीच उस ट्रेडमार्क द्वारा पहचान की जा सके। अर्थात यह ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन का अगर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो इसके मतलब हम उसके बारे में लिख रहे हैं, लेकिन ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह होता है जिससे हम दूसरी कंपनियों या दूसरे कंपनी के उत्पाद से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसे अलग बना सकते हैं। तो ये होता है डिस्टिंक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंप्यूटर का एंटरप्राइज है और वो अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एज अ ट्रेडमार्क लाइन यूज करती है तो वर्ड डिस्टिंक्टिव होगा, क्योंकि जो लाइन जो वर्ड है वो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। अगर हम कंप्यूटर के उद्योग में अगर हम कोई भी ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो कि उससे रिलेटेड हो, यानी कि फॉर एग्जांपल डाटाबेस हुआ, या फॉर एग्जांपल हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट, अगर ऐसे हम वर्ड यूज करेंगे तो वो डिस्टिंक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो उसी फील्ड में यूज हुआ वर्ड है। लेकिन जो लाइन है वो हम उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का जो उद्योग है उसमें यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं है। देन है डिसेप्टिव, यानी कि ऐसे ट्रेडमार्क्स रखना जो कि भ्रम पैदा करते हो, यानी कि ऐसा कोई भी गुण जो कि उसमें उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको उसमें दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। यानी कि अगर हम प्योर ऑर्गेनिक वस्तुओं का जो ट्रेडमार्क है वो वास्तव में क्या है, ऑर्गेनिक नहीं होता है, वो ट्रेडमार्क क्या है, भ्रमात्मक है। अगर ऑर्गेनिक होगा तो उसकी जो क्वालिटी है वो एज पर टाइम डिक्लाइन होगी और वो मेंटेन यानी कि स्टैटिक स्टेट में नहीं रहेगी और इसीलिए वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। तो ऑर्गेनिक अगर कोई कंपनी एज अ ट्रेडमार्क यूज कर रही है तो वो क्या होगा, डिसेप्टिव ट्रेडमार्क कहलाया जाएगा। उसका एक लक्षण जो है वो डिसेप्टिव होगा। देन है सर्विस मार्क्स। सर्विस मार्क्स वो होते हैं जो कि ऐसे वस्तुओं या उत्पादों के लिए ट्रेडमार्क का उपयोग किया जाता है। वैसे ही सेवाओं, यानी कि जैसे जीवन बीमा की जो सेवा है, टैक्सी की सेवा है, वायुयान की सेवा है, इसके लिए हम सर्विस मार्क्स यूज करते हैं। यानी कि हम जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। साधारणतः प्राय ट्रेडमार्क ही एक उद्योग की वस्तुओं व सेवाओं को दूसरे एंटरप्राइज की वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष पहचान करने के योग्य एक दृश्य चिन्ह होता है, विजिबल साइन होता है। यानी कि हम दो कंपनीज के ट्रेडमार्क में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मार्क जो है, ये विजिबल साइन है, ये एक पर्टिकुलर कंपनी ए का है और ये जो विजिबल साइन है दूसरा वाला, ये दूसरी कंपनी का ट्रेडमार्क है। और जो ट्रेडमार्क है वो वर्ड है, ये हमेशा कोई भी सर्विस और गुड्स के लिए प्रयोग में किया जाता है। देन अब हिस्ट्री में आपके बतलाया जाता है कि 3000 वर्ष पूर्व जो भारतीय कारीगर क्राफ्टमैन ईरान देश को भेजी जाने वाली जो कलात्मक वस्तुओं पर उस पर अपने हस्ताक्षरों के चिन्ह बनाते थे। जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, इसका जो महत्व है वो और बढ़ता गया और ज्यादातर जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं, यानी कि दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसके अंदर जो ट्रेडमार्क है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो हमें जैसे जैसे पब्लिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यूज में ले रही है, उसी हिसाब से जो ट्रेडमार्क्स है वो भी आए दिन क्या हो रहे हैं,
चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं और एडअप हो रहे हैं। देन ट्रेडमार्क्स उत्पाद या सेवाओं के लिए व्यापक परिभाषा होती है, यानी कि एक ट्रेडमार्क, एक विजिबल साइन हमें उस कंपनी के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बता देता है। यानी कि हम उसे कोई भी एक छाप जिसे बोलते हैं, छाप छोड़ देता है कि यानी कि हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर कंपनी के या ब्रांड के प्रति एक पॉइंट जुड़ जाता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू जुड़ जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो सर्विस है इस ट्रेडमार्क से रिलेटेड ये अच्छा होगा या बुरा होगा। अब इसमें बात करते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का लगातार 5 वर्ष तक उपयोग न करने पर रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जा सकता है। ये एक पॉइंट है जो आपकी नोट करने वाली है। अब इसके बाद आता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रेडमार्क्स के। पहला है एक ही उद्योग के अलग अलग व्यापारियों द्वारा बेची जा रही वस्तुओं में पहचान करना। उसके बाद एक विशिष्ट ट्रेडमार्क वाली वस्तुओं का स्रोत जो है वो एक ही होगा। एक ही ट्रेडमार्क की वस्तुओं के गुणों का समान होना। वस्तुओं का जो एडवर्टीजमेंट करने तथा उनको बेचने में ट्रेडमार्क का सहायक होना। व्यापार चिन्ह को उत्पाद तथा उत्पाद के रैपर या दोनों पर लगाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें रैपर की, तो रैपर जो होता है उसकी जो पैकिंग है वो भी बहुत हद तक डिफाइन करती है कि एक कंपनी का प्रोडक्ट कैसा होगा। और जो ट्रेडमार्क है, हम दोनों जो प्रोडक्ट और जो उसको कवर कर रहा है रैपर, उन दोनों पे हम ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं। बात आती है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडमार्क सिस्टम। पहला है इस प्रणाली के कारण बेईमान नकलची जो व्यक्ति है, मार्क है, वो रखने वाले व्यक्ति किसी सेवा या प्रोडक्ट की इस प्रकार के चिन्ह की नकल करके अपने अन्य किसी निम्न श्रेणी के उत्पाद या सेवा के पर प्रयोग करके लाभ नहीं कमा सकता। ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एक न्यूली कमर्शियलाइज्ड एक इंडस्ट्रियल अगर एंटरप्राइज है और वो एक ब्रांड के तहत, एक ट्रेडमार्क के तहत अपनी सर्विस या अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वहीं दूसरी कंपनी है जो कि बहुत ही सस्ता जो रॉ मटेरियल है वो यूज करके सेम प्रोडक्ट बना रही है, तो वो उस ब्रांड का जो ट्रेडमार्क है वो यूज करके अपना निम्न श्रेणी का उत्पाद, यानी कि लो कास्ट, लो जो लेवल है, लो लेवल का जो प्रोडक्ट है वो जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकती, वो उससे लाभ नहीं कमा सकती। ये मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेडमार्क सिस्टम का। इसके कारण कुछ जो कौशल व्यक्ति हैं को अपने उच्च श्रेणी के उत्पाद तथा सेवाओं का उत्पादन करने से उनका विक्रय करने का प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि जो एलिजिबल कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो सर्विसेज होती हैं उनको बेचने से और उनको प्रोड्यूस करने से एक तरीके का क्या मिलता है, प्रोत्साहन, उनको एक्साइटमेंट मिलती है और वो और प्रोत्साहित होते हैं कि वो न्यू प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करें। इसके द्वारा जो ट्रेडमार्क के स्वामी है उसके उत्पाद या सेवा या का दूसरे व्यक्तियों के इसी प्रकार के उत्पादों तथा सेवाओं से अंतर स्पष्ट हो जाता है, जिसके कारण अन्य व्यक्तियों को इनकी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए पहचान करने में सुविधा रहती है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर दो कंपनी है, एक व्यक्ति है वो ब्रांडेड है, यानी कि वो अपनी सर्विस और प्रोडक्ट में क्वालिटी मेंटेन रख रही है, वहीं दूसरी कंपनी है अगर वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में थोड़ी सी ढील दे रहा है या उसमें एक्सपर्टीज है वो कम लगा रहा है, तो उससे क्या होगा, जो जनरल पब्लिक है उसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाती है कि अगर एक ट्रेड है, अगर एक विजिबल साइन एक कंपनी लेके चल रही है, वो उसी के अंडर में अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसको ज्यादा फायदा होगा एज पर द सेकेंड एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड कैटेगरीज।